बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो जो कैमरा में आपको दिख रहे हैं, वो हैं हमारे साथ संजय जी। अभी ये बांका के क्या कहते हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा हैं। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अनुभव है इनका। पहले आर्मी में सेवा किया है इन्होंने, इसके बाद जो है कि बैंक में 6-7 साल की नौकरी की है, काफ़ी सीनियर पोज़ीशन पे थे, कराची के कैनरा बैंक में थे। उसके बाद अभी इनका सिलेक्शन जो है कि बीपीएससी में हुआ है और रैंक भी काफ़ी शानदार था इनका, 96 रैंक के साथ है और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। तो संजय जी वेलकम। और उनके साथ ही साथ जिनको आप सुन धन्यवाद रहे थे सर। अभी, तो रंजीत जी जुड़े हुए हैं। रंजीत जी पहले रेलवे में सेवा दे चुके हैं और से जो है कि अभी सिलेक्टेड हैं ये भी। तो रंजीत जी आपका भी स्वागत है और बाद बाकी परिचय संजय जी खुद करा देंगे अभी अपने कलीग्स का। सभी को नमस्कार। रंजीत भाई इससे पहले रेलवे में जी दरोगा हाँ, थे और सूरज जी भी मेरे आ साथ चुके हैं। बीपीएससी ज्वाइन किए हैं। एक सूरज भाई अभी जुड़ेंगे, अभी वो जस्ट खाना खा के आए हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग में है। इससे पहले रेलवे में वो स्टेशन मास्टर थे और उससे पहले रक्षा मंत्रालय में वो मैं क्लरिकल जुड़ पोस्ट चुका में थे। हूँ। गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम सूरज कुमार है, सहायक जिला योजना पदाधिकारी बेतिया में पोस्टेड हूँ। जी जी, वेलकम सूरज जी। धन्यवाद। वेलकम वेलकम सभी लोगों को वेलकम, स्वागत है। जी, यहाँ संजय जी। जी जी जी, स्टार्ट किया जाए संजय जी। हाँ, तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं 17वीं बीपीएससी की तैयारी को लेकर के जो है कि हम लोग बात करने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे पैनल में है सूरज जी हैं, रंजीत जी हैं और संजय जी हैं। तीनों का परिचय हो ही गया। तो उसके बाद हम लोग जो है कि 2-3 काम करने वाले हैं। एक तो सबसे पहला क्या होगा कि इन लोगों के संघर्ष के बारे में आप लोग जानेंगे। दूसरी बात ये होगी कि जो 17वीं बीपीएससी का तैयारी करने के लिए 90 दिन ही मात्र समय बच गया है। एकदम एग्ज़ैक्ट 90 दिन समय रह गया है आपके साथ, तो इसके लिए प्लानिंग क्या होगा? उसके बाद अगर कुछ बच्चे 69th बीपीएससी का मेंस जिन्होंने दे चुका है, उनकी चूँकि कॉपी आ चुकी है। अगर कुछ वैसे बच्चे होंगे तो उनका भी सवाल हम लोग लेंगे। उसके बाद सर लोगों से बात करने के बाद जो है कि आप लोगों के लिए पूरा तरीके से प्लेटफ़ॉर्म ओपन रहेगा। आप लोग सवाल आराम से पूछ सकते हैं और आपके सारे सवाल के जवाब देने के बाद ही चाहे सूरज जी हो या रंजीत जी हो या संजय जी हो वो जाएँगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू बता दिया जाए कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, नहीं करें और उसके बाद फिर आप लोगों से सारा सवाल लिया जाएगा। तो कृपया धैर्य से सुनें, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। सारे आपके सवाल को लेने के बाद ही जाएँगे। ठीक है, तो संजय जी स्टार्ट करें कि तैयारी आपने कैसे किया, थोड़ा-सा बताएँ? जहाँ तक मेरा तैयारी का सवाल रहा है तो वो काफी फ्लक्चुएटेड रहा है। पहले जो लोग एक दो बार सेशन में आए हैं उनको पता है। हुँ, मैं बैंक ज्वाइन कर लिया था। मैं पहले आर्मी में 16 साल सेवा दे चुका हूँ। उसके बाद आर्मी से आने के बाद में मैंने सबसे पहला 56 से 59 वाला बीपीएससी वाला एग्जाम दिया था। उसमें मेरा पीटी मेंस और इंटरव्यू हुआ था, फाइनल नहीं हो पाया था। फाइनल नहीं होने के पीछे बहुत सारे बच्चों का एक अंदर भावना रहती है कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं। वो मेरे अंदर भी था और वो भावना आपको कहीं ना कहीं ले डूबती है। आप अपने आप में बेस्ट हैं, ये कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर रखना होगा और आपसे हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। अगर आप सिंपल पढ़ना लिखना जानते हैं, समझ लेते हैं और बहुत ज़्यादा अशुद्धि के बिना अगर आप लिख लेते हैं तो आप मेंस आंसर राइटिंग आराम से कर पाएंगे। और कोई भी एक दिन में नहीं करता है, करते करते लोग सीखते हैं। तो उतनी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि समय बहुत लग जाए। जब आपका स्कोर आए तो पता चले अरे मैं 27 नंबर से रह गया, बस इतना 950 में या 1050 में मात्र 27 नंबर। तो वो सब चीजें होती है, इस काश थोड़ा और मेहनत कर लिया होता। तो पीटी के लिए अभी अगर बात करें, 17वीं का समय बच गया है तो ऑलमोस्ट काफी लोग सिलेबस कवर कर चुके होंगे। और अगर नहीं भी कर चुके हैं तो अभी फिलहाल थोड़ा प्रैक्टिस पर फोकस करना है, क्योंकि जो सिविल सर्विस है वो तैयारी से ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर और कितना आपके पास जानकारी है उससे ज्यादा आप कितना प्रेजेंट कर पा रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। जानकारियां बहुत होती है। पहले जब मैं मेंस लिखता था तो मेरे मन में रहता था, आज दिन में भी मैं रंजीत से बात कर रहा था, अरे हम लोग सोचते थे कि अभी तो पढ़े ही नहीं है तो लिखें क्या, पहले पढ़ लेते हैं। वो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। आप लक्ष्मीकांत उठा लीजिए या बर्नवाल जी का किताब उठा लीजिए, स्पेक्ट्रम ले लीजिए। आप शुरू से लास्ट तक पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जब तक आप लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तब तक पता चलेगा पहला चैप्टर भूल गए हैं, उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है। तो तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है और 100% स्कोर चाहिए भी नहीं, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। इतनी जरूरत भी नहीं है। अगर आप बीपीएससी है तो 60% स्कोर जो है आपका मोर देन एनफ है।
मतलब बहुत ज्यादा है, एकदम टॉप 10 में आने के लिए, जी बिल्कुल। तो उसमें उतनी की ही उम्मीद है। और मेंस में भी लगभग वही कंडीशन है, 60-62%, 65% तक अगर आप स्कोर कर लेते हैं 150 में, तो आप जनरल में भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत दबाव नहीं लेना है। जैसे पीटी का सेट बनाते समय एकदम लास्ट जब सिलेक्शन हुआ है तब की भी बात बताऊं, तो जैसे प्लेटफॉर्म का सेट है, एडिटोरिया का सेट है, थोड़ा इनका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़िया रहता है, अच्छे लेवल का रहता है क्वेश्चन, तो नंबर नहीं आते हैं। मतलब जो लोगों का ऑनलाइन आप सेट बनाएंगे और जिन लोगों के 150 में 150 नंबर आते हैं, वो लोग सिलेक्शन में नहीं आते हैं, वो बी पार्ट में नहीं है अभी। एक लड़की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऑनलाइन में आंसर राइटिंग करता था मैं, तो 300 में उसके कभी भी 230 के ऊपर ही रहते थे। टाइम पूरा रहता था, एक दिन के बाद आपने पेपर सबमिट करना है। तो मुझे लगता है कि अब वो किस तरीके से सबमिट करती होंगी, वो यहाँ ट्रेनिंग में नहीं है। मैं यहाँ आने के बाद में मैं उनको काफी खोजा, तो मेरे को पूरा उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर का डिजिट तक याद है आज भी। तो उनको देख के लगता था, अरे ये कैसे लिखती है, मतलब मैं तो इतना हूं ही नहीं, मेरे से तो हो ही नहीं पाता है। पर वो क्या है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना है। आप किसको मतलब वो कर रहे हैं, ये 150 में 150 नंबर लेके आप आ रहे हैं, कई लोग 2 आईडी से रजिस्टर कर लेते हैं ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस वगैरह में, और एक में थोड़ा कम आता है और जो दूसरे में आता है वो टॉप करते हैं, वो रिजल्ट में नहीं आते हैं। तो उनसे प्रभावित नहीं होना है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है, और जो भी आप सेट बनाते हैं उसको जितना समय आप बनाने में दे रहे हैं, जितनी तन्मयता के साथ आप सेट बना रहे हैं, उससे ज्यादा तन्मयता के साथ आप उसको मिलाइए। और मैं अगर अपनी बात करूं, तो अगर मैं हिस्ट्री मिला रहा हूं, तो हिस्ट्री में तीनों पार्ट अलग करता था, मेडाइवल, एंशिएंट, मॉडर्न। फिर मॉडर्न में भी कहाँ गलती हुई है, किस क्वेश्चन में गलती हुई है, फिर उसको मैं अपने नोट से रिवाइज करता था, या यूट्यूब पे वीडियो देखता था, जो करता था। मतलब आपको अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। और 90 दिन पर्याप्त है। इवन अगर आप थोड़ा ओवरव्यू आपके पास सिलेबस का है और आप आज से भी शुरू करते हैं, तो मोर देन एनफ है पीटी निकालने के लिए। बिल्कुल। बार बार एक ही बात दोहराता हूं मैं, सोशल मीडिया से दूर रहिए। किसी फेसबुक पे और मैसेंजर पे मैसेज डालने की आपको जरूरत नहीं है, वो आपके लिए है नहीं। व्हाट्सएप लिमिटेड यूज कीजिए, सिर्फ उतना यूज कीजिए जितने से आपको जरूरी मैसेज मिल जाए। व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप हैं, उनको आज ही लीव कीजिए, रहने का जरूरत नहीं है आपको, चाहे वो पॉजिटिव ग्रुप हो, चाहे वो नेगेटिव ग्रुप हो, चाहे अपने आप को सोशलिस्ट कह के बनाया गया ग्रुप हो, चाहे किसी भी टाइप का हो, कितना भी क्लोज हो, आप शालीनता से माफी मांग लीजिए। आपका फैमिली ग्रुप है तो भी शालीनता से माफी मांग लीजिए, और आप बाहर हो जाइए, अगर आप अपना 100% देना चाहते हैं तो। पढ़ाई जब आप कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कि क्वालिटी टाइम कितना दे रहे हैं आप। मतलब 1 घंटा पढ़े, बीच में थोड़ा सा कुछ देख लिया, एक बार व्हाट्सएप चेक कर लिया, बीच में मम्मी ने कुछ बुला लिया, थोड़ा पानी पी के आ गए, वो क्वालिटी टाइम नहीं है। आप क्वालिटी टाइम कितना दे रहे हैं वो थोड़ा सा देखिए, और कोशिश कीजिए मोबाइल फ्लाइट माचिस मोड में देखो डाल बस। के पढ़ने का, माचिस माचिस। बीच बीच में चेक करने का नहीं। तो यही सब छोटी छोटी चीजें हैं। बिल्कुल। बाकी इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो स्वागत है। जी। थोड़ा सूरज जी से चाहेंगे कि थोड़ा वो भी बताएं कि जी। सूरज जी, आप चूंकि पहले स्टेशन में मास्टर रह चुके हैं, फिर डिफेंस विभाग में क्लर्क भी रहे हैं, उसके बाद अभी आप असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग है, जीरो लेवल से उठ के और यहाँ तक आप पहुंचे हैं। काफी संघर्ष है आपका सूरज जी। तो कैसे आपने तैयारी किया था, और साथ साथ के साथ जब जॉब में थे तब भी आप तैयारी कर रहे थे, तो कैसे किए थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल मेरे पास आता है, सर मेरा अब तो जॉब में चले गए हैं, तैयारी कैसे करें, टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट यहाँ पे तीनों, संजय जी हो चाहे रंजीत जी हो या सूरज जी, तीनों पहले जॉब में थे, उनके बाद इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये कैसे किया आप लोगों ने, सूरज जी? देखिए, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार फिर से। जहाँ तक जॉब में रह के तैयारी करने की बात है, तो इसमें मेरा मानना है कि आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। एक बार जब आप चीज़ों से गुजर जाते हैं, आप तैयारी में आ जाते हैं, या आप उस पे बहुत सारा काम कर लिए होते हैं, तभी आप वहाँ किसी न किसी जॉब में सिलेक्शन में गए हुए हैं। तो आपका बेस ऑलरेडी बना हुआ है। तो एक बार जब आपका बेस बना है और आपका विल पावर स्ट्रांग हो, तो आप अगर 3-4 घंटा भी निकालते हैं, इनफैक्ट 4 घंटा भी मोर देन सफिशिएंट हो सकता है। तो आप स्ट्रांग विल पावर के बेस पे अगर 3-4 घंटा भी मेंटेन कर ले रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। पीसीएस भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। और जहाँ तक रही तैयारी की बात, तो कंटेंट मेरा ये रहा कि हम किसी भी एग्ज़ाम को एक रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक से लेते थे। हम उसका जो गाइडिंग है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ही उसको सिलेबस से कनेक्ट करना, और फिर उसमें देखना कि किस एंगल से उसको देखा जाए, और फिर प्रैक्टिस।
तो ये चीज़ें मेरा रहा और उसमें हम इसी बेस पे हम एग्ज़ाम को निकालते चले गए। बिल्कुल। तो अब चाहेंगे कि जो बच्चे के मन में सवाल है देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो है कि लेफ्ट कर रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, तो आप लोग आराम से रहेंगे, ठीक है? हम लोग सारे सवाल लेंगे तभी जाने वाले हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, सबका सवाल बारी-बारी से लेंगे। तो प्रतीक कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। पूछिए प्रतीक, क्या सवाल है आपका? इकोनॉमिक्स के बारे में पूछना था। मतलब एनसीईआरटी से तो पढ़ रहे हैं बट वो थोड़ा वास्ट लग रहा है, मतलब लैंग्वेज का थोड़ा डिफर्ड है और अच्छा। इकोनॉमिक्स पे आदमी उतना फोकस किया नहीं है। अब तो 2.5-3 महीना बचा है, तो क्या करे इकोनॉमिक्स के लिए? बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ है कि 69th बीपीएससी से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत बढ़ गए हैं और 17वीं में भी इसका चांस है कि वो 20-22 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। इसका कारण है कि जो ऑडिट सर्विस है वो बीपीएससी में कंबाइंड कर दिया गया है, पता होना चाहिए आप लोगों को। और इस बार भी जो है कि 40-42 पोस्ट ये पंचायती राज के विभाग में ऑडिटर का आने वाला है। चाहे वो 40 पोस्ट आए, चाहे 10 जी। पोस्ट आए, आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स के 20-22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही सारे बच्चों के लिए, वो कॉमन है। तो बताएं सूरज जी, रंजीत जी, संजय जी, कोई बताएं इकोनॉमिक्स के बारे में आप क्या करें बच्चे? मुझे लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन टैकल करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल। मेरा बैंकिंग बैकग्राउंड भी थोड़ा रहा है। तो इकोनॉमिक्स का अभी तक 69वीं से पहले तक का जो ट्रेंड था वो था कि ज़्यादा वो लोग डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछते थे। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आई थिंक 14 या 16 क्वेश्चन 56 से 59 में पूछे गए थे और वो मेरा पीटी का रिजल्ट होने का एक कारण भी था कि उन दिनों में बैंक का तैयारी करता था। उसके बाद में 60-62 से लेके और 68 तक जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमिक के आए हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमिक सर्वे या बजट से रहे हैं या डाटा बेस्ड रहे हैं। ज़्यादातर मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं रहे हैं, बैंक दर क्या है या जो भी है, मांग पूर्ति के नियम क्या है, दिस दैट। तो 69वीं में थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। इसमें लगभग 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें 8 के आसपास में क्वेश्चन कन्वेंशनल थे, जो अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं तो नहीं जानेंगे। एनसीईआरटी का जो भी 11-12 क्लास का जो समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र वाली जो बुक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, वो उतनी स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है मुझे जहां तक लगता है। मैंने पढ़ी है वो किताब। उससे बढ़िया आप कुछ 20-22 लेक्चर यूट्यूब पे किसी का भी आप, मृणाल पटेल सर के लेक्चर हैं लेकिन वो बहुत पुराने हैं, उतना अपडेटेड नहीं है। किसी का भी थोड़ा लेक्चर अनअकैडमी वगैरह में किसी ने पढ़ा रखा है, या अगर सर इधर प्लान चला रहे हैं तो मुझे नहीं पता है इकोनॉमी का कैसे कवर कर जी रहे जी, हैं क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा इधर रहे रहता हूँ। तो उससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप पढ़ लीजिए और पढ़ नहीं लीजिए, उसको लिख लीजिए। क्योंकि M1 क्या है, M0 क्या है, M2 क्या है, रुपया कब चलन में है, कैसे है, नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो उस टाइम तो समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर बाद वो वास हो जाता है। यहाँ एक चीज और मैं ऐड कर दूंगा कि मेरे रूम ना, पूरा मेरा रूम भरा हुआ था वो पर्चियों से और व्हाइट पेपर जो दीवार में चिपके हुए थे। भूलता सब कोई है, तो बार बार मैं उसको लिखते रहता था, रिवाइज करते रहता था। जब कुछ लगता था कि बिल्कुल ये मगअप हो गया, इसका जरूरत नहीं है, तो उसको हटा देता था, फिर नया कुछ जोड़ देता था। तो इकोनॉमिक में खास करके जो डाटा वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको लिखने पड़ेंगे, मतलब लिखने कॉपी में नहीं, वो दीवार वाल पे लिख के, मतलब मेरे लिए सहूलियत था वो। और उसको बीच बीच में देखते रहना, कभी ब्रश कर रहे हैं तो भी देख लिया, कभी ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स टाइप का कर रहे हैं तो उसके ऊपर देख लिए, तो उससे ध्यान हो जाता है। और जो बेसिक क्वेश्चन है 20-22 वीडियो आएगा, अनअकैडमी वगैरह पे भी लोगों ने पढ़ा रखा है, बहुत सिंपल और बहुत कम समय में। तो उसके ऊपर आप देख के थोड़ा उसका नोट्स बना लीजिए, मोटा मोटी, बहुत डीपली नहीं, हल्का हल्का कुछ की पॉइंट उसका नोट्स कर लीजिए तो काम हो जाएगा। जहां तक डाटा वाला सवाल है तो थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे या बजट जो है वो 400-400 पेज का होता है, तो कहाँ से पूछेगा वो मुश्किल है। तो उसका समरी ही थोड़ा देखना है, बहुत अंदर नहीं घुसना है, बहुत ज्यादा नहीं जाना है। जो 4-5 पेज की समरी आती है दोनों की, तो समरी पे ही देखना है और उसमें से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लगभग मिल ही जाएंगे। और जो नहीं मिलेंगे वो सबको नहीं मिलेंगे, वो आपको कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से इकोनॉमी को आप टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी सूरज सर या सर कुछ ऐड करना चाहें तो बताएं इसमें। जी, सूरज जी, रंजीत जी, अगर कुछ ऐड करना चाहें तो। इकोनॉमिक के लिए संजय जी ने कहा, जो जी ज़्यादा डीप में सर्वे या ये सब बजट में नहीं जाना है, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आपको कंसाइज वे में लेना है और जो मैगजीन आते हैं करंट अफेयर्स के, वहाँ भी कंपाइलेशन होता है,
तो वहां से आपको देखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नेचर डिफाइन करना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इकोनॉमी के किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको अपनी स्ट्रेटजी उसी नेचर पे सीमित रखनी है एक तरह से, कि उस तरह के क्वेश्चन को आपको एक्सप्लोर करना है। जैसे मैगजीन में कहीं मिस हो रहा है तो वहां से आपको वो चीज करनी है। इसके अलावा इकोनॉमी में जो कुछ स्टैटिक पोर्शन हो सकते हैं या कुछ कंसेप्चुअल हो सकते हैं, तो सर तो आप करते होंगे इस चीज को जी जी कवर। बिल्कुल। बट उसके अलावा आप चाहें तो जो मंथली मैगजीन आता है विजन का, या और भी किसी कोचिंग का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी भी कोचिंग का आता है, तो मंथली मैगजीन में जो इकोनॉमी के पोर्शन होते हैं वहां से आपको रिलेवेंट चीज चीज अगेन रिलेवेंट, ये आपको हमेशा देखना है कि क्या रिलेवेंट है क्या इररिलेवेंट है। तो ये आप प्रीवियस ईयर से गाइड हो सकते हैं। तो रिलेवेंट चीज़ों को देख के वहाँ आप वहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा मानना है कि ज़्यादा डीप या इकोनॉमी की कोई बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मैगजीन रिलेवेंट चीज़ें आती हैं और प्रीवियस ईयर का नेचर, इन चीज़ों को देख के एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा संजय जी ने बोला है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं, तो वो सबके लिए होते हैं, तो उस बिल्कुल चक्कर में हमें अपना एनर्जी और टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो मेरा यही कहना है इसमें इकोनॉमी के पोर्शन में। जी बिल्कुल। और दूसरा एक चीज मैं बता दूं कि जो इकोनॉमी में क्या कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है वो तो हम क्लास में पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूं कि जो एनसीईआरटी एमसीक्यू के नाम से एक किताब आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की है, ठीक है। वो उसमें क्या है कि एक सब्जेक्टिव किताब है, एक ऑब्जेक्टिव किताब है, बहुत पतली सी किताब है, 50-50 पेज का होगा। वो 50 पेज का सब्जेक्टिव वाला भी होगा और 50 पेज का ऑब्जेक्टिव वाला, इतना ही वो किताब ही है, ठीक है। और उसमें इकोनॉमी के सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से लगभग उन्होंने समझा के रखा है, और अगर आप पढ़ेंगे तो वो आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप उस किताब को भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात की, अगर जरूरत पड़ेगा कि इकोनॉमिक सर्वे बिहार का हो, इंडिया का हो, चाहे बजट बिहार का हो, इंडिया का हो, जो एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम में आप देखते हैं और उसको जो है कि यूज में लाते हैं, तो उसका हम लोग समरी बना करके बाकायदे अपने बच्चों को तो देते हैं, और सारे लोगों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि हम प्रोवाइड करवा देंगे, वो एग्जामिनेशन के लास्ट में, क्योंकि आपको पता है कि बजट फिर से आने वाला है इंडिया का, ठीक है। तो जो भी होगा वो चीज मिल जाएगा आपको बजट या इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, ठीक है। तो इकोनॉमी में बहुत परेशान नहीं होना है। तो जो भी सवाल 69 में भी पूछे गए हैं तो बहुत डीप से नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा अगर आपको इकोनॉमी का सिंपल से समझ हो तो वो हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रहा है बच्चों को इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस और साइंस टेक को लेकर के, इसी सब के सवाल मुझे भी क्लास में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उनके सारे सवाल लेंगे। चलिए अगला सवाल हम कौन बोलना चाहेंगे? अगला सवाल कोई, कुछ लोग टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ टाइप करने का ऑप्शन है इसमें, ठीक है। जैसे कि करंट अफेयर से सर रिलेटेड कुछ सर क्वेश्चन आया हुआ है। सर मेरा एक सवाल है। एक मिनट हेलो। पहले ये सवाल आया हुआ है, टाइप करके इसका ले लेते हैं। करंट अफेयर के बारे में भी कुछ बताइए। तो ये जो सवाल आप लिखे हैं अधूरा लिखे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि करंट अफेयर किस लेवल की बात कर रहे हैं आप, किनका सवाल है ये? सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो। सर जैसे मतलब मैं किसी कंटेंट को पढ़ता हूँ तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव 3 से 4-5 बार पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है, लेकिन मेंस का जब जैसे कोई टॉपिक होता है, जैसे मतलब 1857 की क्रांति। हेलो, आई थिंक इनसे कनेक्शन छूट चुका है। तो कोई और जो सवाल बोलना चाहेंगे? यस सर। जी बोलिए। हम सर संजय सर से पूछना चाह रहे हैं। जी पूछिए। सर अभी आप बोले ना कि पढ़ लेते हैं, कि हाँ पहले पढ़ लें उसके बाद लिखेंगे, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। कभी खत्म पढ़ते नहीं होगा, हैं पूरी लेकिन लाइफ खत्म हाँ नहीं होगा। भूलते ही जाते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें? कुछ नहीं मैनेज करना है, जितना आपको पता है उसको लिखना शुरू कर दीजिए। जो 20-30% आपके पास रह जाएगा उसी पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60-70% तो किताब में ही रह जाएगा। आपके पास अपना 20-30% आएगा, उसी को आपने प्रोसेस करना है, उसी को मतलब आधार बना के और लिखना है। ये सर मतलब रुक जाता है कलम की, नहीं लगता है कि हो लिखा पाएगा या कुछ कुछ हो हद पाएगा। तक बातें बनाना आना चाहिए। तिल का तार जिसको बोलते हैं ना, यार यार कहना क्या चाहते हो, जो 3 इडियट का डायलॉग है कि तुम कहना ये चाहते हो, लेकिन कुछ इतना नहीं कि एग्जामिनर को खल जाए, लेकिन कुछ तो बातें बनाना आना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मेरा एक
ये था हिस्ट्री में, सॉरी, हिंदी साहित्य में एक क्वेश्चन था जो कि मैंने तैयार नहीं किया था। मतलब रामचंद्र शुक्ल मुझे टफ लगते हैं। जो लोग साहित्य बैकग्राउंड से हैं वो समझ सकते हैं, उनकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, मतलब क्लिष्ट माने हार्ड है। हिंदी है लेकिन समझ में नहीं आती, तो मैंने उनको तैयार नहीं किया था। रामचंद्र शुक्ल जी आ गए अनिवार्य में, मतलब उस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। वो दो ऑप्शन था, दोनों में ऐसे क्वेश्चन थे जो शुक्ल जी से ही रिलेटेड थे, तो लिखना ही था। तो मैंने लिखा। मुझे, मैं पढ़ के गया नहीं था कभी, मैंने उनको पसंद किया नहीं, उनकी शैली को पसंद नहीं करता मुझे, मतलब पसंद क्या, मैं अपने आप को कमतर आंकता हूँ, मैं उस लेवल का समझ नहीं पाता हूँ। तो शुक्ल जी परेशान करते थे तैयारी में भी और आ गए एग्जामिनेशन में, तो करें क्या। तो किसी तरीका से उसको डील किया मैंने विकास दिव्यकीर्ति सर का एक लेक्चर था श्रद्धा और भक्ति के ऊपर, कहीं बोल रहे थे सेमिनार वगैरह में, श्रद्धा क्या है भक्ति क्या है। उसी को मैंने आधार बनाया, महात्मा गांधी को, मदर टेरेसा को, नेल्सन मंडेला को, कहाँ कहाँ से कुछ बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम, कुछ कुछ बड़े बड़े दार्शनिकों के नाम। अभी आपको लग रहा होगा कि ये नाम कहाँ से आएंगे, ऐसे में कहाँ से आएंगे। जब जिस दिन आप लिख रहे होंगे उस दिन आ चुके होंगे ये। आप उस लेवल पे होंगे कि आपके पास इतना डाटा होगा कि उसको कम कैसे करेंगे ये सोचेंगे। तो ऐसे करके बनाया, और 25 में 18 नंबर है। 25 नंबर का क्वेश्चन था वो, ये भी कर दिया। काफी ज्यादा नंबर तो था। कुछ पढ़ के नहीं गया था, मेरे को जब मेरा कॉपी आया तो सबसे पहले मैंने उसी क्वेश्चन को चेक किया कि वो तो मैंने बेकार सा लिखा था, कितना नंबर दिया है उसमें, तो उसमें 25 में 18 है। तो एग्जामिनर को क्या पसंद आएगा, जैसे मुझे शुक्ल जी परेशान करते हैं, जो एग्जामिनर था हो सकता है उसको भी परेशान करते होंगे। तो मिले सुख मेरा तुम्हारा, कुछ नहीं बोल सकते हैं क्या होने वाला। जी। तो हाँ। घबराना नहीं है। और मेंस के लिए बात करेंगे हम लोग। मेंस पे जो सब कुछ है ना, मतलब मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि 75% दारोमदार आपका डीआई और करंट अफेयर्स के ऊपर है। करंट यस अफेयर्स सर। अगर आपको बढ़िया गया तो बाकी तो एवरेज मार्किंग ही मिलना है वहां पे, बहुत बढ़िया स्कोर। बाकी क्वेश्चन पे उतने वो लोग देते नहीं है, एवरेज सबको लगभग वही देते हैं, 19-20 का अंतर रहता है। लेकिन ये दो ठीक ठाक गया तो आपकी रैंक अच्छी आएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पीडीएफ में नाम रहेगा। जी। जी, एक सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के है। तो ये है हाँ, कि मैंने वो देखा था सवाल, हाँ, हाँ। जिनका भी है सर का, मैडम मनीष का, जो भी मनीष लोग का है। है सवाल ये। जी, मनीष जी को मैं बोलना चाहूंगा कि टेक्निकल पोर्शन थोड़ा पीटी में कम है, मेंस में ज्यादा है। तो साइंस का ही ध्यान ज्यादा रखेंगे हम लोग, साइंस पे ही फोकस रहता है। और अभी एक मेरे मित्र हैं, वो पहले बैंकर रहे हैं, वो भी अभी छोड़ चुके हैं बैंक, अभी वो एक्साइज में है, सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर हैं। तो उनसे बात हो रही थी, तो वो भी यही बात कर रहे थे साइंस वाला पे। साइंस में अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एसपीडी वाली एक बुक आती है ना, रेलवे वाली, जो प्रीवियस ईयर की, हम्म। अगर आप उसको देख लेते हैं या लूसेंट को भी देख लेते हैं, जो लूसेंट साइंस स्पेशल है, तो मेरे ख्याल से मोर देन एनफ है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ट्विस्ट करेंगे, जो आप पढ़ के जाएंगे वो तो नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन तो वहीं जाके देखने के लिए मिलेगा आपको। तो उसको अगर छोड़ दे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ये दो बुक से आप रिवाइज कर लेते हैं तो इवन पूरा करने का जरूरत नहीं है। एसपीडी का पीछे का जो 92 से आई थिंक उन्होंने कलेक्शन किया हुआ है, तो पीछे का 10 साल का छोड़ दीजिए, 10-15 साल का पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन का लेवल बहुत नॉर्मल हुआ करता था। तो इधर लेटेस्ट वाला अगर आप देख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। 15-17 साल के जो भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, जहां भी किसी भी बोर्ड के हैं, तो उसको आप देख लेते हैं और उसका जो एक्सप्लेन किया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं तो काम हो जाएगा, साइंस में ठीक ठाक हो जाएगा। जी। कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। इस पे अगर कुछ काउंटर क्वेश्चन आप पूछना चाहें साइंस वाले में तो स्वागत है, बोलिए। जी, साइंस एंड टेक में अगर कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन तो मेंस में आता है, साइंस का पोर्शन आपके पीटी में रहता है। तो आई जी, थिंक कि जो टेक रेलवे यहाँ का पे सवाल पीवीटी बोल रहे में हैं सर टेक करने के ज्यादा लिए। रहता है, साइंस कम रहता है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज और ये सुजीत हैंड रेज कर रहे हैं, बोलिए कि नहीं का कोई क्वेश्चन हो तो। सर हम ये पूछना चाह रहे थे सर से कि जी सर हम मेंस में जो है सर हम लिखते हैं सर, तो जैसे हमारे पास कंटेंट नहीं रहता है सर, जैसे मैंने कोई इंटरनेट सोर्स का सहारा ले रहे हैं सर, या कोई बुक का सहारा ले रहे हैं सर, तो ये क्या सही है सर? जैसे हमको नहीं मालूम रहता है, अंतिम में खोजते हैं इस बारे में, फिर लिखते रहते हैं तो सर। जी बताइए, रंजीत जी, सूरज जी, संजय जी बताएं। देखिए एक्चुअली हर सोर्स सही है, लेकिन आपको टॉपिक खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आप टॉपिक डिसाइड नहीं करेंगे तो सोर्स को कहाँ कलेक्ट करके रखेंगे। जैसे मान के चलते हैं कि हम नैनो टेक्नोलॉजी पर आप कोई हम टॉपिक डिसाइड कर लिए, नैनो टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आया
तो हम उसको अपना नोट्स में नेट से या पेपर से या एनी अदर कोई भी सोर्स है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उससे हम नोट कर लिए। अब हमारे पास टॉपिक ही डिसाइड नहीं है, तो हम उस सोर्स को खाली सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो याद तो नहीं रहेगा ना ही एग्जाम हॉल में याद आने वाला है। एग्जाम हॉल में वही बातें याद आती हैं जो बातें हम तो ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बैठ चुका है, या जिसको हम बार बार रिवाइज रिवाइज किए। समझ रहे हैं बात को? अगर हम जिस चीज को बार बार रिवाइज करेंगे वही चीज आएगा। और बार बार रिवाइज करने के लिए करना क्या होता है कि एग्जाम से मेंस की बात हम कर रहे हैं, मेंस एग्जाम से 1 महीना पहले एक छोटी सी हर सब्जेक्ट का पतली पतली सी नोट बन जाती है जो काम आता है। अभी प्री में क्या है, प्री में आप गो थ्रू पढ़ते जाइए, बस पढ़ते जाइए, सेट बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, सेट बनाते जाइए। आप पढ़ते जाएंगे, सेट बनाते जाएंगे ना, तो सेट के थ्रू आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा। वो समझे कि नहीं? सेट के थ्रू बैठेगा आपका इन्फॉर्मेशन, नहीं तो लंबे समय तक नहीं चलेगा वो चीज। ठीक है, तो अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से सुनते हैं या करंट अफेयर्स ये है या कोई भी चीज या कोई क्लास सुनते हैं किसी का तो आप उस चीज को ये अपने अभ्यास में ला लीजिए कि हमको 1 सेट या 2 सेट पर डे बनाना है। जिससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाएगा, तो आपको इम्प्रूव हो जाएगा उससे। नहीं तो आप पढ़ते जाएंगे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, रिवाइज उसको नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, बिल्कुल। एक सेट के माध्यम से क्या होता है कि ये चीज अपने दिमाग में बैठ जाता है। और अगर ये कब किया जाता है जानते हैं? एग्जाम के जब हम नियर रहे, जितना हम नियर बाय रहेंगे एग्जाम के, उतना जल्दी ज्यादा अगर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो आप उसका नोट्स नहीं भी बनाते तो कोई ये नहीं है। सेट मारते रहे एग्जाम करने, एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आया आपका दिमाग में एकदम ये हो जाएगा कि नहीं हम ये तो पढ़े हुए थे, तो आपका टिक लग जाएगा, तो वो बेनिफिशियल होगा वहां पे। और मेंस का पर्पस है तो आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा टॉपिक वाइज। और कहीं सर एक क्वेश्चन ये था सर, जिसे प्रीवियस ईयर जो होता है सर मेंस। बोलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ आपका? हेलो, जी बोलिए। कहे कि सर जैसे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहता है मेंस का सर, यदि उसको हम सॉल्व कर रहे हैं सर तो कितना फायदेमंद रहता है सर? बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पूरा कमांड कर लेते हैं तो समझिए आपका पीडीएफ में नाम रहेगा ही रहेगा 100%। पीडीएफ ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर इतना पावर है कि आप में एक पॉजिटिव एनर्जी दे देगा, आप में ये कर देगा कि आपको अंदर से ये विश्वास दिला देगा कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर चूंकि अमूमन होता क्या है कि प्रीवियस ईयर पे आपका जैसे कमांड होगा, तो जहां भी आप सेट में या कहीं ज्वाइन करते हैं कोचिंग संस्था में लिखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मॉक जो देंगे आप, तो आपको इतना अच्छा मार्क्स वहां पे आएगा। चूंकि उसमें क्या होता है, अगर 5 को क्वेश्चन पूछा गया, अगर 5 को 7 को क्वेश्चन पूछता है तो 3-4 प्रीवियस ही वो लोग डालते हैं कोचिंग संस्थान जिससे भी जुड़ेंगे, तो आपको वहां भी और एग्जाम हॉल में भी लिखने का अभ्यास हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पे तो अगर कमांड कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है, तो उस पे करने की कोशिश कीजिए। हाँ, लेकिन वो चीज है प्रीवियस ईयर का आंसर ढूंढना मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वो रियल आंसर जो आप लिखेंगे उससे भिन्न होता है, क्योंकि वो तो मान के चलिए कहीं कहीं से कॉपी पेस्ट करके उसका आंसर दे दिया है। उसको आप खुद से आंसर बना कर लिखते हैं तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्रीवियस तो मेंस के लिए करना ही है। पहले प्री देखिए, प्री अभी थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो जी, पहले प्री पे फोकस करना है अब। क्योंकि प्री में 90 दिन ही बचे हुए हैं। अगर आप प्री पास ही नहीं कर पाएंगे हाँ, तो मेंस का दरवाजा आपके लिए खुलेगा ही नहीं। आप मेंस के लिए नहीं सोचना है, आप सिर्फ प्री, ओनली प्री। प्रतीक कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी प्रतीक कुछ पूछना चाह रहे हैं? किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, वो सेट मार रहे हैं ना तो उसमें निगेटिव ज्यादा आ रहा है। मतलब जैसे पहले क्या था कि माइंडसेट था, निगेटिव नहीं था तो आदमी धड़ल्ले से मार देता था। जैसे उसमें से क्या दो तो आदमी एलिमिनेट कर दे रहा है, बट एक दो में फंस जा रहा है। उसके लिए क्या करें? सुनिए, अभी जो है ना, अभी निगेटिव आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी निगेटिव आने दीजिए, जितना आ रहा है आने दीजिए। आप क्वेश्चन भी पढ़िए और उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़िए क्या है। अभी निगेटिव के प्रति मत दो। निगेटिव पे आप जो कमांड करने लगेंगे ना, तो पता चलेगा कि दिन में 2 सेट मारना है तो आप एक ही सेट में उलझे रहेंगे कि मेरा मार्क कम आ रहा है, अपने आप से डिमोरलाइज होते जाएंगे। अभी निगेटिव पॉजिटिव को सोचना ही नहीं है।
अभी आपको सेट मारना है, अभी 1 महीना अच्छा से सेट मार लीजिए। कई सारा आप जो 1 महीना के बाद जो सेट मारेंगे ना, तो यही वाला 1 महीना हम जितना सेट मारे रहेंगे उसी का 10-15 क्वेश्चन हर सेट में मिलते जाएगा। तो आपको उस समय एक पॉजिटिव ये भी आएगा कि नहीं, हम मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा है, वहाँ नेगेटिव को फिर कंट्रोल कर लीजिएगा। अभी नेगेटिव पे नहीं जाना है, अभी एक्सप्लेनेशन कब पे जाना है। कब जी। तक सेट प्रैक्टिस करना होगा सर, मतलब? पूरा एग्जाम के लास्ट तक, एग्जाम से 1-2 दिन पहले तक सेट प्रैक्टिस करना है हमको। अभी सेट कम से कम 1 सेट तो पक्का देना है, समझे कि नहीं। और बाद बाकी सेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि मुझे क्या पढ़ना है। मान लीजिए सेट में हिस्ट्री का अच्छा खासा पोर्शन आप कवर कर लेते हैं, ज्योग्राफी कवर कर लेते हैं, पॉलिटी कवर कर ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम तो इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए साइंस वाला पोर्शन थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो साइंस वाला पोर्शन में कौन दिक्कत दे रहा है, बायोलॉजी दिक्कत दे रहा है या फिजिक्स वाला दे रहा है या केमिस्ट्री वाला दे रहा है, वो पोर्शन को पढ़िए। उससे क्या होगा कि नहीं, आपको काफी ज्यादा स्टेट में भी मार्क्स इंप्रूव होगा और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। और सेट में भी अब नेगेटिव वाला जो आप बोल रहे थे पहले, वो वाला भी कम जी होते चला जाएगा। जी। ठीक नेक्स्ट है। क्वेश्चन थोड़ा तेजी तेजी में सवाल लेंगे, क्योंकि चूंकि आप लोगों को सर फिर पीटी में भी जाना रहता है। जी जी, बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। सर हाँ। अभी जैसे कि सिर्फ 3 मंथ ही बचा हुआ है, तो बुक्स पढ़े या मतलब शॉर्ट नोट्स और सेट प्रैक्टिस ही सिर्फ करें? जी बताएं सूरज जी। मतलब जैसे एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत, ये सब अभी पढ़े या छोड़ दें ये सबको भी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। देखिए, उसको डीप में नहीं जाना है। आप जैसे सेट लगा रहे हैं, तो सेट में आप जब एनालिसिस करते हैं या फिर आप देखते हैं कि जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो पोर्शन पॉलिटी, तो रेफरेंस के लिए आप बुक उल्टें। जो आपकी गलती हुई है, उस गलती को वहाँ उस बुक में देखिए कि वहाँ क्या कह रहा था, उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और फिर आप उसको रख दीजिए। और जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं, उसमें भी लक्ष्मीकांत के शुरू के जो 25 चैप्टर हैं और कुछ डेटा वाला जो पोर्शन है, तो वो उसको आप कर सकते हैं। थ्रूली पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है। और उसके बाद रही बात बुक और प्रैक्टिस की, तो जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसका जब एनालिसिस पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं आप बुक की चीज़ों को ही रिवाइज़ कर रहे हैं, जो क्वेश्चन एनालिसिस में जो बातें दी हुई है, पॉलिटी का हो या हिस्ट्री का या साइंस का या जो भी। तो जो है वो बुक में भी वो चीज़ें हैं, तो एक तरह से वो रिवीज़न आपका हो ही रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब आपको प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहिए और प्रैक्टिस के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू जो चीज़ें आपको लैक दिख रही है, सिर्फ उस कमी को ढूंढने के लिए आप बुक पे रेफरेंस के लिए जाइए, तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम रहेगा। देखिए, हम सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसा कि आपके साथ टॉपर जुड़े हुए हैं, ये भी बता रहे हैं, हम भी क्लास में बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस के लिए बाकायदे जो बच्चे रहते हैं हमारे, उनको सेट वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वो इतना तवज्जो देते नहीं है। बना भी लिए तो फिर उनको मिलाना नहीं है, मिलाने के साथ एक्सप्लेनेशन जो बोल रहे थे कि नेगेटिव हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। एक चीज का बस ध्यान रखिए कि आज आपने कितना क्वेश्चन गलत किया, उसको उस तरीके से मत लीजिए। इस चीज को सोचिए कि आपने उतना क्वेश्चन आज सीखा। ये बहुत जरूरी है कि आप सेट बनाने के दरमियान आपने कितने क्वेश्चन को ग्रैप्स किया, उससे कितने इन्फॉर्मेशन को आपने निकाला अपने लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सेट बनाने के दरमियान, ठीक है। तो जरूर आप लोग सेट बनाएं, और 17वीं बीपीएससी में समय कम है, तो सेट बनाने का काम तेजी से करें। और ऐसा हो सके अगर, तो 1.5 घंटे में आप सेट बना के खत्म कर दें। उसके बाद उसको मिलाने में जो है कि 2 घंटा 3 घंटा जितना लगे, पर्याप्त समय दीजिए उसके ऊपर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं का? सर करेंट अफेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए, करंट और अफेयर के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी और करंट अफेयर, ठीक है। यस। बताएं करंट अफेयर के लिए क्या करें बदलते ट्रेंड में। देखिए, करेंट अफेयर्स के लिए तो सबसे अभी जो मैगजीन आप फॉलो कर रहे होंगे, कोई ना कोई मैगजीन तो फॉलो कर ही रहेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। तो अब उस मैगजीन को देख लीजिए, जो भी एक बार आप रिमार्क्स किए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। या मैगजीन नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कंपाइल करके जो मैगजीन मार्केट में उपलब्ध है। अभी आपके पास समय नहीं है कि मंथली मैगजीन पढ़े, पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो ठीक है। उसको जो टिकआउट पहले से कर रखे हैं, रिमार्क्स कर रखे हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। और बाकी एक नहीं किए हुए हैं तो एक कंपाइल मैगजीन जो भी मार्केट में उपलब्ध है, आप किसी एक मैगजीन को उठाइए, बस उसी को सिर्फ पढ़ जाइए सारा का सारा, ठीक है। और पिछले 1 साल का एग्जामिनेशन से पिछले 1 साल का सारा मैगजीन कवर करके, और उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उस चीज को टिकआउट कर लीजिए अलग से, जो ऑब्जेक्टिव है
सेट बनाइए, काफी अच्छा रहेगा, हम्म दिक्कत नहीं देगा फिर। और यूट्यूब वगैरह पर भी अगर आपको मन न लगे तो यूट्यूब वगैरह सब पर भी करंट का जो कंपाइल, जनवरी का कंपाइल रहता है, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, इस तरह का कोई दिया रहता है, उसको भी सुनना चाहिए फ्री टाइम में, कहीं जा रहे हैं घूम रहे हैं तो उस तरह टाइम पास के लिए भी सुनते रहेंगे तो कुछ ना कुछ 3-4 क्वेश्चन का भी हेल्प कर दिया वो, तो समझिए रिजल्ट लाने में काफी आसान हो जाता है वो चीज। बिल्कुल। और हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी बहुत सारा करंट अफेयर का वीडियो हम लोगों ने डाला है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब क्लास लेते हैं तो क्लास के शुरुआत के दरमियान कुछ देर तक करंट अफेयर जरूर डिस्कस करते हैं। रोज कुछ ना कुछ घटनाओं को हम लोग डिस्कस करते हैं और साथ के साथ कुछ क्लासेस तो करंट अफेयर के स्पेशली लेते ही हैं। ठीक है, तो उस क्लासेस के आपको वीडियो मिल भी जाएंगे, ऐसे ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, चाहे तो उसको देख सकते हैं, या फिर जो दूसरा रंजीत जी ने बताया है कि आप मैगजीन को पढ़िए, बहुत जरूरी है। और दूसरा सबसे बड़ा बात करंट अफेयर को लेकर के जो मुझे लगता है कि करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आपको अगर आपने एक बार पढ़ लिया, वो क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे, और उसको बनाने में समय भी नहीं लगने वाला। अगर आपने सुना है तो बन जाएगा, और नहीं सुना है तो वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ही बीपीएससी के लिए, चाहे वो बिहार के स्पेशल का करंट अफेयर हो या नेशनल करंट अफेयर हो। ठीक है, तो करंट अफेयर को आप लोग जरूर अच्छे से करें। अगला सवाल सर ज्योग्राफी के बारे जी, में। ज्योग्राफी के लिए तो बताएं ना, ज्योग्राफी के लिए क्या करें ये लोग। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब उस पे ध्यान दें या इंडियन में ही कंप्लीट रखें? नहीं उतना नहीं जाना इंडियन है। में ज़्यादा फोकस रहना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो है इंडियन ज्योग्राफी से रहती है, और उस बिहार इक्वली बिहार ज्योग्राफी पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि प्री ये में बिहार ज्योग्राफी में बिहार का क्लाइमेट, नदियाँ, मिट्टी, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो आप ऑब्जर्व करेंगे मैन्युअली तो आपको दिखेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक ट्रेंड दिखेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंडिया और बिहार की ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो कुछ फेमस चीज़ें हैं बस आप उन्हीं को देखें, ज़्यादा डीप में ना जाएं, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो यही आपको देखना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या सर? वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा डीप नहीं जाना है, मेरा मानना है। जो कुछ हाइलाइटेड चीज़ें हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लुसेंट में भी मिल जाता है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की चीज़ें हैं। तो जैसे अब इंटरनेशनल लेवल की कोई चीज़ें हैं, जैसे सी या फिर जैसे ओशियन, इन सब चीज़ों के बारे में जो डेटा है, तो वो तो आपको करना ही है, जो फिक्स इंटरनेशनल चीज़ें, स्टैटिक चीज़ें हैं। और इसके अलावा ज़्यादा फोकस आपको बिहार और इंडियन ज्योग्राफी पे ही रहना है। बिल्कुल जी। नेक्स्ट सवाल कनिका। हेलो जी बोलिए। जी, बोले सर पॉलिटी के लिए जैसे एनसीईआरटी तो पढ़ा हुआ है, तो अब क्या एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत कौन सा पढ़ना से बेटर रहेगा? अगर आपने पढ़ लिया तो घटना चक्र से क्वेश्चन लगाया था क्या? घटना चक्र से नहीं सर, घटना चक्र से तो क्वेश्चन नहीं लगा है। अगर देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि मैंने पढ़ लिया है तो आई थिंक ये घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लेना चाहिए था। क्या सूरज जी, रंजीत जी? प्रैक्टिस भी तो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अभी जो है एनसीईआरटी का अगर या ये लक्ष्मीकांत का अगर नोट्स नहीं बनाए हुए हैं छोटा सा पतला सा अपना, तो फिर उसको फिर एनसीईआरटी को बुक उठाना और लक्ष्मीकांत पढ़ना अभी कहीं से उचित नहीं है 17वीं के लिए खास करके। अभी तो सिर्फ आपको घटना चक्र का एक बार लगा लीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, उसी से आपका सारा याद आ जाएगा, बाकी इनफ है वो, उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सेट। जी घटना चक्र इनफ है, इस सफिशिएंट पे है उतना। कुछ चीजें हम ऐड करना चाहेंगे कि जैसे कि आपने अगर नहीं पढ़ी है, मोटी मोटी बुक पढ़ लिया है, नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं। कम से कम एटलीस्ट जो पॉलिटी का घटना चक्र है ना, बहुत मोटा नहीं है। अगर अभी भी आप लगाना चाहेंगे तो सप्ताह हफ्ता में आप लगा के उसको खत्म कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उसका हो सके तो रफ राइटिंग में ही नोट्स हो सके तो बना लें, क्योंकि हम भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी पॉलिटी ही पढ़ा रहे हैं क्लास में। तो मैंने क्या किया है कि घटना चक्र का नोट्स बकायदे तैयार करके बच्चों को देने के लिए रखा हुआ है। तो आज हम ग्रुप में सबके लिए डाल देंगे कि देखिए उसको किस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी में बनाया जा सकता है। मुश्किल से 2-3 घंटे में पूरा, जैसे पंचायती राज पूरा पढ़ाना था, पंचायती राज काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है घटना चक्र में, उसका पूरा नोट्स मैंने 2-2.5 घंटे में क्रिएट करके आपके लिए रख दिया है। ठीक है, तो वो हम ऐसे पब्लिकली इस बार डाल देंगे ताकि आप देख सकें कि नोट्स कैसे तैयार करते हैं। और अब दूसरी बार जब पढ़ना होगा तो उस घटना चक्र को नहीं रिवीजन करना है, बस उस नोट्स को निकालना है, उसमें से देख लेना। एक आर्टिकल 243 आई, उसमें फाइनेंस राज्य वित्त आयोग का बात है। 243 वाई उसमें कह रहा है कि वही राज्य वित्त आयोग जो है कि नगर पालिका के लिए वित्त विभाजन का काम करेगा। तो इस तरीके से, और दूसरी बात की जो बीपीएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के, उस तरीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जैसे कि 29 सब्जेक्ट हैं हमारे, क्या कहते हैं इसमें 11वीं अनुसूची के अंदर, जो कि क्या कहते हैं ये पंचायती राज के लिए दिया गया है, और 12वीं अनुसूची के अंदर 18 सब्जेक्ट दिया गया। आप देखेंगे कि कई बीपीएससी में ऐसा किया है कि उसी 29 सब्जेक्ट में से कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पंचायती राज के लिए हैं, कौन से नहीं है, उससे सवाल पूछ लिया गया है। कई बार उन्होंने क्या किया है कि आरक्षण जो एक महिलाओं को दिया जा सकता है या जाता है, जो SC ST को आरक्षण दिया जाता है, तो उनपे पर्टिकुलर उसके आर्टिकल को पूछा गया है। वो आर्टिकल ऐसा नहीं कि सीधा सीधा आर्टिकल 243 का A B C D कौन सा होगा, आपको पता है कि D होगा। तो उस लेवल के क्वेश्चन घटना चक्र में दिए हुए हैं, ठीक है, उस तरीके से बनाइए। और जो बीपीएससी फोकस्ड क्वेश्चन है उसका एटलीस्ट आप नोट करके रख लीजिए। मैंने नोट बनाया है, मैं नोट पब्लिकली दे दूंगा, ठीक है, तो उसको आप लोग देखिएगा, उससे सीखिएगा कैसे कम से कम समय में एटलीस्ट घटना चक्र को कर जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। हाँ सर, बोल रहे सर कि एग्जाम में जो है सर ऐसे तो क्वेश्चन ये हो जाता है, लेकिन 2 बार से जो है सर पीटी एक नंबर से सर 1-2 नंबर से यानी मिस हो रहा है सर, क्या करना चाहिए? जी बताइए कुछ बताइए। सूरज जी कि एक आध नंबर से जब रह जाता है तो क्या करना चाहिए अभी से, ताकि नहीं रहे? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप जो कट ऑफ होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लान कभी मत बनाएं कि जैसे कट ऑफ 113 या अभी तो अब कम हो गया 190 95, जो ये कट ऑफ होता है, तो अपने आप को कभी भी इस लेवल पे प्रिपेयर मत कीजिए कि हमको 95 लाना है। आप हमेशा उससे ऊपर सोच के जाएं कि कैसे हम 110 115 के आसपास हमेशा सस्टेन करें। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो पुरजोर प्रैक्टिस करनी ही करनी है, और एनालिसिस भी करनी है, और आप हर सेट से कुछ ना कुछ सीखते जाएं। जो इसमें हमने गलती किया, जिस तरह के नेचर क्वेश्चन के नेचर में हमने गलती किया, वो सेम क्वेश्चन आगे आएगा और उसको हम गलती नहीं करें। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे अब पॉलिटी का कोई सेक्शन है, उस सेक्शन का कोई क्वेश्चन हमने गलती किया है, तो उसको एनालिसिस करने के क्रम में हमने पढ़ा, तो उसके अलावा उसके और भी जो 2-4 डायमेंशन हैं, आप उसको भी पढ़ लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि अगले सेट में आपको उस डायमेंशन से उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, लेकिन डायमेंशन उसका कुछ और होगा। तो वो भी आप सही कर जाएँगे, इससे आपका स्कोर रेज़ होते जाएगा धीरे-धीरे कंसिस्टेंटली, और आप श्योरली कट ऑफ से ठीक-ठाक ऊपर रहेंगे। तो ये चीज़ करना है और अधिक से अधिक सेट लगाना है, और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप अ, कुछ नंबर से रहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि आसान क्वेश्चन जो होते हैं, कॉमन क्वेश्चन जो करंट अफ़ेयर्स के हैं, ये सब चीज़ें मिस नहीं करनी है किसी भी हालत में। तो आप श्योरली कट ऑफ पार कीजिएगा। और सर इकोनॉमिक्स में जो है सर वो जो है बहुत यानी शुरू से सर हार्ड लग रहा है इकोनॉमिक्स, तो सर पता नहीं हो पाता है सर, और हर देखिए, बार अगर आपको इकोनॉमिक्स छूट रहा है। इकोनॉमी हार्ड इन द सेंस ये लग रहा है कि चीज़ें समझ में आ ही नहीं रही है, फैक्ट और कुछ कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आ रही है, तो आप बेसिक एनसीईआरटी पे जा सकते हैं, या फिर कुछ टर्म जो आपको परेशान कर रहा है, उसके लिए आप शॉर्ट वीडियोज़ उस टर्म का देख के वहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद आप इकोनॉमी की जो रिलेवेंट चीज़ें पूछी जा रही है, यस सर। उसके लिए आप मैगज़ीन का सहारा ले सकते हैं, और जो कुछ बजट और जो भी चीज़ें हैं, वो करंट अफ़ेयर्स के बुक में कवर रहता है, आप उसको कीजिए। करंट अफ़ेयर्स के इकोनॉमिक क्वेश्चन देख के वहाँ से नेचर उसका जज कीजिए कि किस नेचर का क्वेश्चन वो उठा रहा है, उस टॉपिक को आप हिट कीजिए। तो ये आपको करना है, और जो कुछ और कांसेप्ट है, कांसेप्ट और कभी भी सर लूज़ मत रखिए, उसको क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल। यस सर। और सर इधर जो है 69th में जो है यानी करेंट ये साइंस के सब्जेक्ट सर साइंस एंड टेक भी इधर क्वेश्चन को ऐड कर दिया सर, इधर नया-नया सब क्वेश्चन वो साइंस एंड टेक जो आवाज़ है नहीं आ रहा आपका। जी, जी। सब गलती हो गया था। बिल्कुल, आपका जो पूछना है कि साइंस के साथ-साथ साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को ऐड किया गया है। ये बात सत्य है कि 69 में जी सर। साइंस के साथ-साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आया है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखिए कि जो उसके हम लिए लोग सर पढ़ते हैं प्योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो अभी भी नहीं आया है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी है या फिर बायो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं आई है। टेक्नोलॉजी से वो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि करंट अफेयर में थे। ठीक है, तो इसके लिए सब एक ही उपाय है। एक्चुअली क्लास में तो हम पढ़ाएंगे ही, साथ के साथ जो विजन आईएएस का पीटी 365 है, उसको अगर पढ़ सकते हैं खुद से तो पढ़ जाइए, जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो वो पीटी 365 तो पढ़ा ही रहे, तो उसको पढ़ा के खत्म करवा ही देंगे। ठीक है, तो आई थिंक वहां से हो जाएगा। और बाद बाकी अगर रंजीत जी, सूरज जी इसमें कुछ ऐड करना चाहें। जी सूरज जी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप अगर गौर से देखिएगा, तो वही चीज़ें पूछी जा रही है जो पिछले 1 वर्ष के दौरान चर्चा में रही है। जो कि मंथली मैगज़ीन में
कवर रहता है कहीं न कहीं। तो आपको ये करना है कि जो 1 ईयर का मंथली मैगज़ीन है, उसका कंपाइल लीजिए और आप अभी ये मत सोचिए कि हमको हर चीज़ पढ़ लेना है, पूरा पढ़ लेना है। आप उसमें साइंस एंड टेक का सेगमेंट उठाइए और उसमें जो रिलेवेंट चीज़ें हैं, उसको जज करते हुए उसको आप कर जाइए वहाँ से। तो ये आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा साइंस टेक में जो कुछ स्टैटिकल पोर्शन है, बेसिक पोर्शन है, ये आप लुसेंट से या किसी बुक से या कोई वीडियोज़ के थ्रू आप उस सेगमेंट को क्लियर कर लें, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। तो इससे आपका आई थिंक हो जाएगा साइंस एंड टेक। बिल्कुल। जी, और कहीं का कोई सवाल हो? इसमें एक चीज़ बताएँ कि कितने लोग वर्किंग हैं? कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, ज़रा हैंड रेज़ करें तो? जो लोग वर्किंग हैं कहीं न कहीं। उमाकांत कुंदन, उसके बाद राखी और ये कौन है? अरुण। तो अब देखिए, फॉर्च्यूनेट बात ये है बहुत सारे लोग वर्किंग हैं। हाँ, ये मुझे लग भी रहा था क्योंकि हमारे ग्रुप में जो बच्चे हैं उसमें मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जो कई साल से मतलब हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों का अलग-अलग जगह जॉब भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कॉमन क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ कि क्या आपको लगता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई के साथ-साथ जॉब के साथ-साथ पढ़ाई कैसे करें? ऐसा आप लोगों को किन्हीं को फील होता है? वर्किंग प्रोफेशनल वाले? बोलिए कोई। टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है आप लोगों का? सर वही नहीं हो पा रही है सही से, बस यही जानना है। मेन दर्द यही है क्योंकि जहाँ वर्किंग प्रोफेशनल के बच्चे मिलते हैं, वो सत्येंद्र भी लिख रहे हैं कि बहुत कम हो पा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो सूरज जी और रंजीत जी, इन लोगों के लिए आप लोग ये बताएं, क्योंकि आप लोग खुद जॉब में रह करके जॉब लिए हैं, वो भी काफी टफ जॉब था, रेलवे में थे, कोई आर्मी के बैकग्राउंड से हैं, तो किस तरीके से आप लोगों ने किया है? थोड़ा सा इसको जरूर कवर करें। देखिए, हम तो सब इंस्पेक्टर थे और हम जिस समय में यहाँ 67th में सिलेक्शन पाया है, उससे कुछ दिन पहले जिसमें मेंस था मेरा, उससे अमूमन लगभग 2-3 महीना पहले मुझे प्रभारी का चार्ज दिया गया था, थाना प्रभारी का। अब जानते हैं कितना बर्डन होता है, चारों तरफ का बर्डन है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। शुरू में हम आपके साथ ये भी डिस्कशन कर रहे थे, कुछ भी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, कब क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। लेकिन एक चीज होता है ना कि अगर आपको कोई चीज पाने का अगर जुनून होता है तो दिमाग में चलते रहता है। तो जो भी जॉब पहले से कर रहे हैं तो उनको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कुछ चीज को अपने आप को कमिट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, छोटी सी बात, अगर मान के चलिए कि मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ना है या कवर करना है तो हम हाथ पे पेन से लिख लेते थे कि मुझे ये करना है। तो हम गाड़ी, अगर कहीं मुझे 10 किलोमीटर जाना है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो 10 किलोमीटर में अगर 1 घंटा लग रहा है मुझे वहां पहुंचने में, तो हम वो 1 घंटा में अपना एयरफोन लगाए हुए हैं और उस टॉपिक को पढ़ लेते थे। अमूमन हम करंट अफेयर्स को पढ़ते थे यूट्यूब के माध्यम से, और कोई पॉलिटी, या पहले तो हम शुरू शुरू में इसका आता था, लुसेंट का ऑडियो आता था, समझे कि नहीं। तो उस समय हम लुसेंट का ऑडियो खूब सुना करते थे और उसका मेरा बेनिफिट इतना हुआ था कि कई सारा क्वेश्चन ऐसा उस ऑडियो से दिमाग में कवर किया कि मेरा 67th में 117 मार्क था पीटी में। तो नॉर्मली हम, मेरे पास पीटी पढ़ने का उतना मेरे पास समय नहीं था कि हम उसको समय दे और स्पेशल पढ़े हम। हाँ, लेकिन सेट हम रेगुलर बनाए थे। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट सबका अपना अपना प्रोफाइल होता है। किसी का मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी होगा, इवनिंग शिफ्ट ड्यूटी होगा, या 10 से 4 ड्यूटी है। तो आप देख लीजिए कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। अगर हो सके तो लास्ट का कुछ महीना बचा हुआ है उस समय खाना वाला, जैसे पहले बहुत सारा होता है कि ऑफिस से भी आया खुद से खाना बना रहा है, तो ऐसा कुछ कुछ टाइम है, खाना मत बनाइए, कोई मेस ज्वाइन कर लीजिए, वहां से कुछ समय मिल जाएगा। और अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तो थोड़ा देखिए, संडे को यूज कीजिए, संडे तो प्रदान होता है जो वर्किंग वाले हैं। तो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, और बस दिमाग में खाली ये लेके चलिए नहीं कि मुझे एग्जाम देना है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका सेटअप ऐसा हो जाएगा। मैं ऑफिस में भी कितना सारा, जैसे कि मोबाइल से देख रहे हैं, अभी आजकल तो टेलीग्राम इतना सारा, आप ही का जो टेलीग्राम चैनल है, कितना सारा बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल। रहता है। आदमी चाहे तो ऑफिस में बैठे बैठे
उस दिन का करंट अफेयर्स का उसी दिन रिवाइज कर ले, और पिछले वाला भी कई सारा जो कंपाइल करके जो भेजे रहते हैं, आपका हैंड रिटेन नोट्स कितना कुछ रहता है, उसको देखते बस एक नजर देते चला जाएगा ना, तो रात में सेट बनाने के लिए बैठेगा तो कई सारा क्वेश्चन उसी से आ जाएगा, तो काफी बेनिफिशियल होगा। तो बस दिमाग में चलना चाहिए, अपने आप टाइम मैनेज होते चला जाएगा। कुछ टाइम है, जैसे जो खाना बनाने की टाइम है तो उसमें मेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी आप एयरबड और एयरफोन का काफी यूज कीजिए ऑफिस में, या कहीं पर भी अगर कर पाते हैं तो काम भी कीजिए। इस केस में तो संजय भाई जी का यूनिक है, बैंक में रहते हुए भी वो करंट अफेयर से इस तरह का चीज पढ़ लेते थे, वो बताते थे, वो काफी यूनिक है ये चीज। ये अगर जुनून है तो कुछ भी किया जा सकता है। बिल्कुल। और बैंक इतनी पब्लिक का ये क्राउड रहते हुए भी अगर वो मैनेज कर लेते थे तो समझिए यूनिक बात है कि नहीं। तो आप अपने दिमाग बस चलाइए कि मुझे देना है एग्जाम, बस सफिशिएंट है। में नहीं पढ़ते थे, ब्रांच दूर था तो आते जाते उसको बस में यूज करते थे, बस में जाते थे आते थे तो वहाँ पे यूज करते थे। और लास्ट 3 साल से 2.5 साल से ऑडिट में थे, तो ऑडिट में चूंकि पब्लिक डीलिंग नहीं था, 1 to 1 कोई बातचीत नहीं था, तो वहाँ पे कर लेते थे। नहीं, ब्रांच में हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता है। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि उस लेवल में अगर आप जुनून ला लेना कितनी यूनिक बात है। ये बड़ी बात है। वो बात तो हाँ, ये हम उस चीज को इंडिकेट हाईलाइट करना करना चाह रहे हैं चाह कि रहे कितनी यूनिक बात है कि आप मान के चलिए कि वहां जा रहे हैं, अपना काम भी कर रहे, कंसंट्रेशन उधर भी है, इतना सारा हल्ला गुल्ला भी है, फिर भी आप साइड से पर पढ़ कवर कर लेना। लिए तो बहुत बड़ी बात है। पढ़ लिए तो बहुत बात है, ऑटो में पढ़ लेते आदमी यूनिक बात बिल्कुल। नहीं है। आज तो तो ये चीज अपने ये और अपने टेलीग्राम चैनल पे रात में 8:30 बजे तो डेली करंट अफेयर का एक सेक्शन दे दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, और उसको बाकायदे हम लोग सेट करवा भी देते हैं। और दूसरी बात कि जो बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो रात में 9-10 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं, 1 घंटे का रहता है, उसमें डिस्कशन करना रहता है। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल के बच्चे जुड़ते हैं। और हमको एक चीज देखने का एक्सपीरियंस मिला है कि जो बच्चे वर्किंग हैं उनका होमवर्क ज्यादा कंप्लीट रहता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिंसियर हैं, और जो सिर्फ स्टूडेंट है उनका होमवर्क उनके रिस्पेक्ट में कम कंप्लीट रहता है। दूसरी बात, जब आप सिलेक्शन का रेशियो आप लोग वहां भी देखते होंगे तो वहां भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि वर्किंग से हैं। आप ही देख लीजिए, इसी प्लेटफॉर्म पे 3 लोग अभी जुड़े हुए हैं, तीनों लोग कहीं ना कहीं वर्किंग थे, चाहे सूरज जी हो, चाहे रंजीत जी हो, चाहे संजय जी हो। तो करने का है कि आप कितना कर सकते हैं और आपके अंदर जज्बा कितना है। अब रील देखते रहेंगे, टाइम पास करेंगे तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, मेरे दिमाग में ये बात आ रहा था रील वाला, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा था। जी बस में जाते हुए आपको सीट नहीं मिली है और आप वो बीच का जो डंडा होता है उसको पकड़ के खड़े हैं और आप स्क्रॉल करके फेसबुक तो देख ले रहे हैं, रील तो देख ले रहे हैं, लेकिन आप करंट अफेयर्स नहीं देखेंगे, क्योंकि आप आपके मन में कहीं ना कहीं अपने आप के प्रति बैठा हुआ है कि मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। अरे भाई, वो भी तो टाइम है। ठीक है, आप 100% नहीं ग्रेब कर पाएंगे, 100% आपके दिमाग में नहीं आएगा, कुछ डिस्टर्बेंस होगा, कुछ तो आएगा, 20-30% तो आएगा। 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 तो दिमाग पे रहेगा, उसमें से एक आपको पीटी में इन कर देगा या बाहर कर देगा। बिल्कुल। तो जो भी है अपना एक एक सेकेंड यूज करना है, उसको पॉजिटिव वे में यूज करना है। और एटलीस्ट तो जो बहुत एक सारे चीज लोग हाथ से रेज किए हुए हैं। जी जी, एक चीज हम ये ऐड करना चाहेंगे संजय जी, चाहे सूरज जी, कि ऐसा है कि जो वर्किंग हैं और उनको समय नहीं मिल पाता है, तो जो डेली के विद्यार्थी हैं वो तो कम से कम 10 घंटा पढ़ें, उनके उनके पास तो कोई चारा है नहीं, करना क्या है आपको। लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो अगर डेली आप टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो आप वीकली टारगेट बनाएं कि सप्ताह में हमको 40 घंटे पढ़ने हैं, 35 घंटे पढ़ने, जितने भी आपके पास मतलब समय मिल पाता है, और एटलीस्ट सप्ताह में 40-35 घंटे पढ़ें। जैसे कि अभी बैंक का देख रहा था कि अगले महीना 12-15 दिन बैंक बंद है, तो इसी तरीके से आपको भी छुट्टी मिलने वाला होगा, कहीं ना कहीं छुट्टी तो रहता ही होगा। तो उसको आप वीकली टारगेट के रूप में थोड़ा सा देख सकते हैं कि 40 घंटा पढ़ना है, 35 घंटा पढ़ना है, उसका टारगेट पूरा कर लीजिए और पढ़ने बैठिए तो सीरियसली उसको पढ़िए फिर। ठीक है, तो लास्ट का बिल्कुल। और जी इसमें मैं एक बिल्कुल चीज़ ऐड बिल्कुल करना सूरज जी। चाहूँगा हाँ वर्किंग लोगों के लिए कि देखिए आप ऑफिस में जो आपका कोर वर्क है उसको तो नो डाउट करिए। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। जैसे कुछ पॉलिटिक्स हो जाती है, जो भी चीज़ें हैं, तो अननेसेसरी उसमें नहीं फँसना है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्री रहेगा। ऑफिस में भी आपको कुछ टाइम ऐसा मिलेगा, और कोशिश कीजिए कि जो डिजिटल मोड की जो भी पढ़ाई है, जो मोबाइल से आप करते हैं, उसको आप उस ऑफिस में फ्री टाइम में कर लें। और जब आप घर पे आएँ
तो आपका जो 2-3 घंटा घर का टाइम बचेगा, उसमें आप अपने पेपर वर्क वाला जो पेपर मोड में पढ़ना है, उसको करें। तो ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है विद जॉब आपका प्रिपरेशन को परस्यू करने में। तो अननेसेसरी चीज़ों को इग्नोर करना ये सीखिए, ये ज़रूर सीखिए। इससे आपका माइंड फ्री रहेगा, टेंशन जितना फ्री रहेंगे आप, उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल। लास्ट के कुछ सवाल हम लोग लेंगे अब। ठीक है, सेशन को अंत करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किन्हीं जी बोलिए। सर पढ़ते हैं तो सब याद रहता है कि हाँ, अब फिर ना सारा भूल जाते हैं, आगे पढ़ते पीछे भूलते जाते हैं, रिवीजन भी होता है फिर भी भूल रहे हैं बहुत ज्यादा मतलब। इसको आप जज मत कीजिए कि हम भूल गए, क्योंकि आप अगर ऐसे सोचिएगा कि हमें कितना याद है, क्या है, तो आपको लगेगा कि मैं भूल चुका हूँ। लेकिन जब आपके सामने सेट आएगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड से आपका राइट जो आंसर है ना, उस पे हिट हो जाएगा। और यही चीज़ मेंस में भी होता है। जब एक बार आप कलम उठाते हो और क्वेश्चन में कोर सेगमेंट को देखते हो कि हमें किसको डील करना है, क्या पूछा जा रहा है, तो आपका माइंड अपने आप उस डिमांड अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है, तो आप वो कर जाते हैं। और एक चीज़ जो संजय जी ने शुरू में बता ही दिया था कि आपको थोड़ा बहुत बातें बनाने की कला आनी चाहिए। तो कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड, कुछ फैक्ट और कुछ आपकी कला, इन चीज़ों से ये चीज़ें हो जाती हैं। और ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ ऐसा होता है। तो इसको लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी, बिल्कुल। जी, और कहीं का कोई सवाल हो तो? नहीं तो फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। जी, किन्हीं को अगर कुछ पूछना है तो लास्ट एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई थिंक शायद लगभग सभी लोगों के सवाल हम लोगों ने ले लिए हैं। और ये कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 69th का मेंस दे रखा हो? जिन्होंने 69th का मेंस दे रखा हो? जी, जूही हैं। और कोई लोग हैं? जूही एंड हाँ, अच्छा, एक जूही है जिन्होंने 69 का मेंस दे रखा है। तो आपका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। फिर जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो फिर हम लोग इंटरव्यू सेशन के लिए आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, जूही का तो कॉपी मैंने देखा है, पर्सनली आपने ठीक ही लिखा है। अगर कोई सवाल है तो जूही आप पूछ सकते हैं। सर अभी मैं क्या पूछूं, मतलब थोड़ा सा अभी मेंसी में लिख रही हूँ तो थोड़ा ऐसे में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं ऐसे में? ऐसे में मतलब मैं उतना अच्छा लिख नहीं पा रही हूँ, जैसे क्या मतलब उसके पक्ष विपक्ष कभी एक ही वे में लेके चली जाती हूँ, कभी ऐसा होता है कि मतलब बैलेंस्ड वे में मैं लिख नहीं पाती हूँ। जी, तो इसी के लिए मतलब क्या करना चाहिए सर, कैसे कंटेंट को इकट्ठा करना चाहिए? जी बताएं इनको ऐसे के लिए क्या करना चाहिए थोड़ा सा। मैं इस पे 2 लाइन बोलना चाहूँगा। मैम, आप जब ऐसे लिखते हैं ना, तो जब भी आप ऐसे का क्वेश्चन देखते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मेरे पास समय कम पड़ जाएगा या मैं मतलब जितना जल्दी इसको डील करना शुरू कर दूँ, वैसा मत कीजिए। आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको तोड़िए कि उसको क्या-क्या पार्ट है और उसके ऊपर होमवर्क ज़रूर कीजिए। 3 ऐसे आ रहा है हम लोगों का और 3 घंटे का टाइम है। तो 1 घंटा मेरे पास में एक ऐसे के लिए है। तो तीनों ऐसे का अगर मैं होमवर्क करता हूँ वहीं पे रफ में, तो हो सकता है मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तो वो ऐसा नहीं करना है, एक-एक ऐसे का 1-1 घंटा का टाइम वो करना है। कम से कम 15 मिनट उस पे आप काम कीजिए, सोचिए कि मैंने क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। उससे कुछ की पॉइंट आप नोट कीजिए कि ये चीज़, ये डायमेंशन मैं इसमें कवर करूँगा। और जब उसको लिखिए तो मतलब एक दिमाग में रहता है ना, 7 पेज लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, ऐसा होता नहीं है। एक सर यहाँ पे अभी सूरज सर वाले सर्विस में ही ज्वाइन किए हुए हैं, विकास कुमार धीरज, वो भी कैनरा बैंक में मैनेजर थे। तो उन्होंने 2-2 ढाई-ढाई पेज का मतलब 67वें में आंसर लिखा है, 3-3 पेज का मैक्सिमम, मतलब ढाई पौने 3 पेज का आंसर लिखा है। और 94 रैंक है उनका या शायद 92 है, मेरा 96 है, मतलब मेरे से भी अच्छा रैंक है। तो वो क्या करते थे कि वो उन्होंने बताया कि वो अपना स्ट्रेटेजी अपनाते थे कि जो मतलब एकदम पेपर की जो भाषा होती है ना, क्योंकि एग्जामिनर जो भी है वो बूढ़ा गया है, उसको किताब नहीं पढ़ना है, तो ज़्यादातर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता है। तो उसके कंटेंट को उन्होंने यूज किया और उसको एकदम बहुत समराइज वे में और की फॉर्मेट में, मतलब पॉइंट वाले उसमें लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है।
और अच्छे नंबर हैं। तो ऐसे के लिए भी मतलब उनसे भी बात हो रही थी, तो वही बोल रहे थे कि अगर आप होमवर्क करके ऐसे नहीं लिख रहे हैं ना, मतलब वहीं पे होमवर्क, माने होमवर्क नहीं पेपर वर्क बोलिए, तो आप कहीं ना कहीं बहक जाएंगे। मतलब एक फ्लो में आपके पास डाटा आता जाएगा और उस पर पता चलेगा कि आप ज़्यादा वजन दे दिए, जिसकी वजह से दूसरा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया, दूसरा पोर्शन। तो थोड़ा सा फ्रेमिंग जरूर कीजिए, चाहे कैसा भी ऐसे हो, बिहार वाला हो या अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट वाला हो या कंकरेंट वाला हो, मूर्त विषय हो, अमूर्त विषय हो या लोकल वाला हो, किसी पे भी, तीनों पे भी काम करना है और तीनों को समय बांटिए। और जितना समय आप पूरा ऐसे लिखने के लिए दे रहे हैं उसमें अपना जो पेपर वर्क कर रहे हैं उसका टाइम मैनेज कर लीजिए और आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। इवन आप इसको सेट प्रैक्टिस में भी करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा जी और रिजल्ट सर वो अच्छा जो आएगा। लोकल लेवल का ऐसे होता है उसको तो समझने में भी टाइम लगता है, पूछना क्या चाह रहा है और फिर उसको। आ, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, जबकि मेरा ट्यूनिंग भी आप देख रहे होंगे बात करने का बहुत लोकल है और मैं अपने आप को बहुत लोकल समझता हूँ, लेकिन मुझे 68वें में 25 ही नंबर मिला है लोकल ऐसे में। तो वो होता है, बाकी में एक में 59 है, एक में 57 है और बिहार वाले में 25 है। तो थोड़ा उस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी बहक गया था उसका, मतलब क्योंकि थोड़ा वो क्या भोजपुरी वाला कुछ एक कहावत डाल देगा, एक मैथिली वाला डाल देगा, एक मगही वाला डाल देगा, ऐसा ही कर रहा है। तो थोड़ा उस पर सर उसका समझने पे मतलब, करना पड़ेगा। ये सर उसका जी मतलब ही नहीं समझ पाती, जल्दी एट ए टाइम नहीं समझ पाती, फिर उसको सब्जेक्ट से कनेक्ट करने में दिक्कत होता है मतलब के लिए तो कहीं। एक चीज मैं ऐड कर दूं इसमें कि टेलीग्राम चैनल पे ही वो डाला गया है, हम लोगों ने डाल के रखा है उसमें। तो उसमें है क्या कि जो बिहार सरकार का ऑफिशियल कोई वो डाटा बुक है, उसमें करीब करीब ऐसे 1500 आपको जो है कि लोकोक्तियां मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसका लोकोक्ति और उसका मतलब क्या होता है वो, और उनसे शायद संजय जी एक दो क्वेश्चन था भी। हाँ, जैसे मैंने लिखा था 68 में, पानी में मछलियाँ नौ नौ कुटिया बखरा। हम्म तो मैं समझा कि मतलब जो चीज हुआ है, मतलब जो फ्रूटफुल रिजल्ट हमको मिलना था वो मिला नहीं, और पहले ही हम लोग बंटवारा करके बैठ गए हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। इसी हिसाब से समझ के मैंने उसको डील किया। लेकिन 68वीं में आपने भी देखा होगा सर, पहली बार एग्जामिनर ने रिमार्क दिया है कि आपने हम्म ये गलती की है। तो मेरा रिमार्क दिया हुआ है कि आपने विषयांतर विश्लेषण किया है। अच्छा तो कहाँ से उनको विषयांतर लगा, या मैं भी पढ़ा उसको 2-3 बार, मैं बहक गया हूँ, मुझे लगा ऐसा कि मैं सर सब्जेक्ट पे केंद्रित नहीं रह पाया। सर इस ऐसे को मैं भी जी लिखी थी, पर इसको मैं सर उस वे में भी लिखी थी जैसे आप बोल रहे हैं ना, कि मतलब समय से पहले, मतलब जैसे कोई भी फसल लग गया उससे पहले ही कि एक परसेप्शन बना लेना, बंटवारा कर लेना, या फिर जैसे चुनाव है तो चुनाव में रिजल्ट आने से पहले ही प्रधानमंत्री का बन जाने का ख्वाब देखने लगना और सारा नीति या फिर जो भी निर्माण करने के बारे में सोचने लगा, इस वे में भी। और इसके विपक्ष में भी मैंने लिखा था उस पे, पर मतलब ऐसा लगा जैसे विपक्ष में ज्यादा लिख दिया और पक्ष में कम लिख दिया, बैलेंस नहीं हो पाता है इस वे में। कुछ कुछ मैंने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक करके इसको भी डील किया था, लेकिन गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि मैं चूंकि आंसर राइटिंग नहीं कर पाया था 68वीं में, और चूंकि पैटर्न तुरंत ही चेंज हुआ था, तो मैं बार बार वही दोहराता हूँ लोगों से और बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं 68वीं में 11 नंबर कट ऑफ से ऊपर था, 69वीं में 8 नंबर कट ऑफ से नीचे था। नतीजा सामने है, क्योंकि मैंने उसमें प्रैक्टिस किया था, इसमें प्रैक्टिस नहीं किया था। 67वीं में सिलेक्टेड हूँ, 68वीं में मैं मतलब मेंस का रिजल्ट भी नहीं हुआ। तो ये इसमें कोई मेरे को शर्म नहीं है, क्योंकि इसलिए शर्म नहीं है क्योंकि मेरे को उतना समय मिला नहीं, मैं बैंक में था और मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, सीधे जाके एग्जाम लिखा, रिजल्ट सामने। तो प्रैक्टिस जो नहीं करेंगे उनके साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है पढ़ने के बनिस्बत, और ऐसे वाला पे फिर केंद्रित करते हैं मैम। आप थोड़ा सा होमवर्क करके ऐसे कीजिए, क्योंकि मेरे बाकी दोनों ऐसे में बहुत अच्छे नंबर हैं, 57 और 59 और 25। 57-59 अच्छे नंबर अच्छे माने नंबर हैं, जाएंगे, ये और 25 वाला 60 की थोड़ा सा एवरेज। मुश्किल हो जा रहा है। हाँ, 25 वाला वो गड़बड़ हो गया। अब देखिए, एक्चुअली आप लोग चूंकि संजय जी को तो कुछ समय पहले से लोग जानते होंगे, बाद बाकी रंजीत जी भी पहले आए हुए हैं, सूरज जी भी आए हुए हैं। ठीक है, तो मेहनत सब लोग कर रहे हैं। एक वाकया जो मैं संजय जी के बारे में बताऊंगा, चूंकि इन्होंने ही बताया है कि 7 बजे के 8 बजे के आसपास ये बैंक निकलते थे और 5-7 बज जाता था वहां से निकलते हुए। करीबन करीबन 1-1.5 साल का ऐसा पीरियड है कि उन्होंने सूरज देखा ही नहीं ठीक से कि हाँ आज इतनी तेज धूप निकली है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया था, उसके बाद भी लगातार पढ़ते रहना।
इतनी डेडिकेशन लगती है तब जाकर के आपका एग्जामिनेशन निकलता है, ऐसे एग्जामिनेशन नहीं निकलता है। और आसान नहीं रहा है बीपीएससी क्रैक करना, तो थोड़ा सा मेहनत के साथ पढ़िए। चाहे सूरज जी हो, चाहे रंजीत जी हो, इन लोगों ने भी जॉब के साथ ही निकाला है। तो जब जो लोग जॉब के साथ निकाल सकते हैं, तो आप बिना जॉब के तो आराम से कम आपको पढ़ना ही, तो करना क्या है, तो पढ़ के निकाला जा सकता है। अभी भी 90 दिन का समय है, पर्याप्त समय है। और हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हो या टेलीग्राम ग्रुप में हो, अभी पीटी नजदीक है, इसके लिए कई बार आप देखते होंगे कि हम हाथ से भी लिख के बहुत सारा कंटेंट आपको यूं ही दे दिया करते हैं। ठीक है, तो उनको आप लोग देखा कीजिए, और जहां भी जो भी चीज मिले, अच्छा चीज मिले, उसको जरूर पढ़िए। ठीक है, एक आध अगर कोई सवाल लेना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अब सेशन को एंड कर देंगे। 10:18 हो चुका है। क्वेश्चन है सर आप सुनिए सर आपसे, जैसे कितना पढ़ने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है, कि लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है सर, तो इसके लिए क्या करें? सीट वो भी तो लगाओ तो कभी वो तो मान लीजिए आप सबसे टॉप मोस्ट सर्विस बिहार में भी आ जाते हैं या बिहार पुलिस में भी आ जाते हैं, तो आपको रैंक की सहूलियत रहेगी कि ये नहीं रहा मेरा, ये रैंक नहीं आया। उस रैंक में भी आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं तो बीपीएससी का मटेरियल था ही नहीं, मुझे यूपीएससी देना चाहिए था। वो तो नॉर्मल बात है, मानव की प्रवृत्ति है, होता है और होना भी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो कितना भी आप तैयारी कीजिएगा, लगेगा कुछ ना कुछ रह ही गया, और रह ही जाता है। मैं पहले भी बोल रहा था ना कि 30-35% अगर आपके पास आ गया तो उसको मिला जुला के मसाला आप डील कर ले रहे हैं, तो आप आराम से आ जाएंगे मेरिट लिस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें परेशान नहीं होना है, सभी लोग बोलते हैं, सभी के साथ होता है। इसमें एक जी सूरज जी, कॉन्फिडेंस बीच बीच में बनाए रखने के लिए मैं बीच बीच में ये कहूँगा कि आप बीच बीच में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए। ये आपके लिए एक मंत्र का काम करेगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा कि यस, चीज़ें ठीक है, मैंने जो पढ़ा है इससे ये टच हो रहा है, और वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। सर हम ना पर डे एक सेट प्रीवियस साल लगाते हैं और एक नया लगाते हैं। ये प्रीवियस साल तो रट्टा मतलब इतना बार मुझे लगता है कि 10-20 बार लगा चुकी हूँ, तो आज भी मुझे याद है, तभी मैं लगाती हूँ सर उसको, कि वो गलत ना हो मेरा। हाँ, कोई नहीं, आप ईयर लगा रहे हैं, फिर भी जैसे आपने प्रैक्टिस या किया सेट इधर से बायार्स का, और फिर आपने पढ़ाई किया है, बुक पढ़ाई किया है, तो बीच बीच में आप 10 दिन में ना लगाया हुआ प्रीवियस ईयर का सेट भी फिर से एक बार पढ़ के देखिए कि हाँ, चीज़ें हो रही है, कनेक्ट हो रही है, जो चीज़ें हमने पढ़ी है नया नया, या जो भी टॉपिक, तो उसी से तो चीज़ें आई थी, प्रीवियस ईयर में आई थी, तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखेगा। तो ये करते रहिए, कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहेगा आपका। बिल्कुल। और हम कहना चाहेंगे कि ये व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपको गया होगा, ठीक है, तो इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लें। बाद बाकी जो मैंने डिस्कस किया अभी घटना चक्र का, क्या कहते हैं, पॉलिटी का एक चैप्टर का नोट्स है, अभी मैंने उसको रिसेंटली पढ़ाया भी है, तो उसको आपको दे देंगे। सिर्फ इसलिए देंगे कि ताकि आप देख के समझ सकें कि शॉर्ट नोट्स कैसे लिख करके फिर बार बार उस किताब को नहीं रिवीजन करना है। ठीक है, तो आई थिंक कि लगभग सभी लोगों का सवाल ले लिया है। प्रतीक, अगर कुछ पूछना है तो जल्दी पूछ लें, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं। सर वो जैसे हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री चाहे ये ज्योग्राफी पॉलिटी में ऐसा क्वेश्चन जैसे 68 में भी आया था, 69 में भी आया था, तो वो जो ना एनसीईआरटी में मिलता है ना, वो ये क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम में मिलता है, कुछ तो सवाल ऐसे ऐसे होते क्वेश्चन के हैं। लिए ठीक है, आई थिंक ऐसे सवाल हर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं मिलते ही हैं। जी, उसके लिए मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मेरा तो यहाँ तक विचार है कि अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जो किन्हीं से नहीं बनेगा तो आपसे भी नहीं बनेगा। मामला कंपटीशन का है, रिलेटिव कंपटीशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। बस एक चीज जान लीजिए कि जो सबसे बन रहा है वो आपसे बनना चाहिए, और जो एवरेज भीड़ से बन रहा है उससे कुछ 2-4 एक्स्ट्रा आपसे बन जाना चाहिए। सिलेक्शन इतना में ही हो जाता है, बहुत हाई तौबा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप वैसे एक बात क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जाएंगे, आप कहीं से पढ़ भी नहीं पाएंगे, वो तो बाउंसर कुछ रहता ही है। जो देखिए, एक होता है इजी और एक होता है मीडियम मॉडरेट। इजी और मॉडरेट क्वेश्चन और टफ में से कुछ क्वेश्चन आपके बन गए, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे इन चीजों से। ठीक है सर, थैंक यू। तो बिल्कुल सर, यही है। और वो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो मतलब 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके ही देखेंगे, और ऐसा हर एग्जाम के साथ होगा। तो आप उस क्वेश्चन के लिए तैयारी नहीं कर रहे, वो एग्जामिनर का अपना फ्रस्ट्रेशन है, वो तो निकालेगा ना। जो भी पेपर सेट करने वाला है, अगर आप बहुत ज्यादा सेट बनाते हैं, तो जो भी सेट करने वाला, जो भी इंस्टीट्यूट है या जो भी इंडिविजुअल आदमी है, तो उसके पैटर्न को आप समझ जाएंगे कि यार ये ऐसे बनाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अलग अलग टाइप का सेट बनाइए,
क्योंकि अलग अलग टाइप का सेट बनाने से आपका एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। नहीं तो एक ही का अगर आप लगातार बनाएंगे तो आप उसके पैटर्न को समझ जाएंगे और अच्छे स्कोर करना शुरू कर देंगे आप, क्योंकि हर आदमी की एक अपनी शैली होती है। पेपर सेटर की भी अपनी शैली है, वो कहाँ से उठा के लाया है वो तो वही जानता है। तो वो कंपटीशन मतलब डिसाइड नहीं कर रहा है वो क्वेश्चन, और उससे आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसको आप इग्नोर कर सकते हैं अगर सिंपल वर्ड में बोले तो। जी, तो आई थिंक कि लगभग हम लोगों ने सारे सवाल लिए, और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, सूरज जी, रंजीत जी। और ऐसा सेशन फिर आगे भी रखेंगे, और सब लोग फिर उम्मीद करेंगे कि सारे लोग आएं और बच्चों को जरूर गाइड करें। थैंक यू सर, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच सर, ऑल ऑफ टीचर्स। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर सुझाव देने के लिए सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन हम लेट से जुड़े। अच्छा, सब लोग मन से पढ़िए और समझ में आ गया बात सर कि करवा किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए इतना सा समझ में आ गया सर 2-4 मिनट में कि किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करके ढंग से पढ़ना है और संयमता ठीक है। बना के रखना है, ईमानदारी ऐसा पूर्वक। कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता है, ठीक है। चाहे वो संजय जी हो, चाहे रंजीत जी हो, या सूरज जी हो, वो भी आपके इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ के लगातार हम लोगों के साथ जुड़ के काम कर रहे थे, और आज वो सिलेक्टेड है, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बताया है। सर व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भेज दीजिएगा सर। ये लिंक तो मैंने कई बार भेज दिया है, ये देख लो। सर कहाँ है सर? वाला ग्रुप में अगर वो तो उसमें हम जुड़े हैं सर, जिसमें आप एडमिन है सर। सारे ग्रुप में एडमिन हम ही होंगे, ठीक है। ये लिंक चला भी दिया था, जो लोग नहीं पैड है वाला पैड वाला में सर लिंक है। नहीं, ये जनरल ग्रुप का ही लिंक है, ठीक है। मैं जनरल में ही डाल दूंगा, ठीक है। सर 17वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज में है या लिंक भेजा है सर? हाँ, सारे में डाल देंगे, सारे में डाल देंगे। ठीक है सर।